एक शाम एक आम से सुपरमार्केट में एक छोटी सी घटना ने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ जी, एक लड़की नेल पॉलिश के शेड्स चुन रही थी जब दुकान के मालिक क्योकी किंगमू ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। चोरी का शक और फिर मालिक का उसे अकेले अपने ऑफिस में ले जाने का फैसला। उन कुछ मिनटों में जो खामोशी छाई रही, उसमें क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन जल्द ही एक चीखती घबराहट में लड़की भाग निकली। क्योकी ने पीछा किया। सड़क पर जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, हुआ जी, एक महिला ड्राइवर की कार से टक्कर हो गई, जिसके बावजूद वह लड़खड़ाकर खड़ी हुई, लेकिन फिर एक विशाल ट्रक ने अपने भारी वजन के साथ उसे कुचल दिया। एक खुशनुमा बचपन एक पल में खत्म हो गया। मालिक क्योकी वहीं स्तब्ध रह गया। महिला ड्राइवर डर से कांप उठी और ट्रक ड्राइवर मासूमियत का नाटक कर रहा था। पुलिस स्टेशन पर पिता यामाडा अपनी बेटी की उस क्षत विक्षत देह को लेने आए जो पहचान में नहीं आ रही थी। उस पिता का दर्द अथाह था। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखने से मना कर दिया। शायद वह उस भयानक छवि को अपने मन में बैठाना नहीं चाहता था। महिला ड्राइवर न तो तेज गाड़ी चला रही थी और न ही शराब पी रही थी, और उसने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा था, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि लड़की की मौत उसी की वजह से हुई है। हालांकि ट्रक ड्राइवर इस घटना से पूरी तरह इनकार कर रहा था। मीडिया ने इस त्रासदी को तुरंत भुनाया। उन्होंने उस मालिक क्योकी पर अपनी पूरी बुराई उड़ेल दी जिसने लड़की का पीछा किया था। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, भले ही लड़की ने चोरी की हो, क्या मालिक का काम इतना ज्यादा नहीं था? वह तो बस एक बच्ची थी। क्योकी ने गिल्ट के मारे लड़की के अंतिम संस्कार में जाकर यामाडा से माफी मांगी, लेकिन सबूतों की कमी ने आग में घी डाल दिया। यामाडा का गुस्सा भड़क उठा। मेरी बेटी ने कभी मेकअप नहीं किया, उसने चिल्लाकर क्योकी पर जिम्मेदारी से भागने और गलत व्यवहार करने का इल्जाम लगाया। मीडिया भूखे भेड़ियों की तरह इस टकराव को कैमरे में कैद करने को तैयार। क्योकी का फलता फूलता सुपरमार्केट वीरान हो गया। मीडिया ने रेटिंग के लिए फुटेज को इस तरह काटा छांटा कि क्योकी एक दोषी दानव लगे। सड़कों पर लोग उसे उंगली दिखाते। उसके सुपरमार्केट पर ग्राफिटी बना दी गई। उसका फोन लगातार बजता रहा, जिसमें गुस्साए लोग उसे गालियां दे रहे थे। वह चुपचाप सारा झर पीता रहा, लेकिन मीडिया को एक नया शिकार मिल गया, यामाडा। अब लोग उसके दरवाजे पर इल्जाम लिखते थे कि वह एक क्रूर पिता था जिसने अपनी बेटी को चोर बनाया। बाहर अफरा तफरी मची थी। एक महिला रिपोर्टर ने यामाडा का पीछा किया। जबरदस्ती इंटरव्यू लेने की कोशिश में वह पीछे हटती गई। यामाडा ने उसे छुआ तक नहीं, फिर भी वह अपनी ही बेचैनी से लड़खड़ाकर गिर गई। और बस मीडिया के कैमरे चमक उठे। विशेषज्ञों ने इसे हिंसा करार दिया। जिस ट्रैफिक हादसे को पहले ही दुर्घटना मान लिया गया था, वह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका था। क्योकी और यामाडा अनजाने में इस तमाशे के शिकार बन चुके थे। लेकिन इन सब शोरगुल के बीच वह छोटी लड़की हुआ जी, जिसने अपनी जान गंवा दी थी, पर्दे के पीछे चुपचाप भुला दी गई। यामाडा के अंदर अब एक अजीब दर्द था। वह दुनिया को साबित करना चाहता था कि उसकी बेटी हुआ जी ने चोरी नहीं की। उसे शक था कि स्कूल में उसके साथ बुलिंग हुई होगी। उसने याद किया, मेरी बेटी ने कहा था कि वह हमारे साथ स्कूल के बारे में बात करना चाहती है। वह बहुत गंभीर लग रही थी, लेकिन मैंने उसे कुछ कहते नहीं सुना। बाद में यह खुलासा हुआ कि वह बस पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी माँ उसके गुस्सैल पिता को ले जाए, लेकिन वह पिता के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाई। पिता के तलाक के बाद से हुआ जी अंतर्मुखी और असुरक्षित हो गई थी। वह घर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसके पिता की दुनिया काम और मछली पकड़ने तक सीमित थी, और घर आने पर केवल लगातार बुराई करते थे। जब माँ ने हुआ जी के लिए सेल फोन लिया, तो भी यामाडा ने छल्लाना शुरू कर दिया। फोन फेंकने के बाद यामाडा ने हुआ जी को चेतावनी दी कि वह पढ़ाई के अलावा कुछ न खरीदे। वह नहीं समझ पाया कि उसकी यह सख्ती बेअसर थी। हुआ जी के दिल में केवल कभी न खत्म होने वाला डर और अकेलापन महसूस होता था, जिससे उसकी सोच धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। शायद इसीलिए उसने कुछ चुराया होगा और पिता की सजा के डर से भाग गई होगी, जिससे यह भयानक हादसा हुआ। जब यामाडा अपनी बेटी के रूम में गया, तो उसे नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक्स मिले। देर रात उसने चुपचाप उन चीजों को कूड़ेदान में फेंक दिया। अपनी बेटी की चोरी को स्वीकार करना उसकी पेरेंटिंग की विफलता को स्वीकार करने जैसा था। उसे अपनी अंतरात्मा को शांत करने के लिए एक कारण चाहिए था। वह स्कूल पहुंच गया, चिल्लाया कि उसकी बेटी को बुली किया गया है। प्रिंसिपल ने यामाडा से छुटकारा पाने के लिए जनता की राय का सहारा लिया और एक भयानक झूठ गढ़ा। एक छात्रा ने सुपरमार्केट मैनेजर द्वारा हैरेस किए जाने की बात कही थी, और हुआ जी भी इसीलिए भागी होगी। प्रिंसिपल के घिनौने झूठ ने
आग में घी का काम किया। पहले से फैली अफवाहों को जैसे सच्चाई की मुहर मिल गई। अब स्टोर मैनेजर क्योकी पर सीधे एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का जघन्य आरोप लग गया, जिससे यामाडा के उत्पीड़न का निशाना बदल गया। यामाडा, जिसका दिल अपनी बेटी की मौत के गम से जल रहा था, अब बदला लेने पर आमादा हो गया। वह लगातार सुपरमार्केट में क्योकी को परेशान करने लगा। सबूत खोजने के बहाने उस पर चिल्लाता, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? जब हुआ जी वहाँ थी तब पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तुम क्या सोचते हो? क्योंकि बस शांति से जवाब देता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन यामाडा अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाता कि तुमने क्या किया है, मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद यामाडा क्योकी पीछा करने लगा। हर दिन वह सुपरमार्केट के बाहर एक साए की तरह खड़ा रहता, दूर से उस पर नजर रखता। रात में वह चुपचाप क्योकी का पीछा करता, यहाँ तक कि जब वह किसी रेस्टोरेंट में जाता तब भी वह उसके सिर पर सवार रहता। एक रात जब क्योकी अपने अकेलेपन से जूझ रहा था, यामाडा ने फिर उसे छेड़ा। क्योकी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। यामाडा से मिन्नतें करने लगा कि वह उसे अकेला छोड़ दे। वह दहाड़ता हुआ बोला, अगर घुटने टेकने से मेरी बेटी वापस जिंदा हो सकती तो मैं जिंदगी भर घुटने टेकता। हुआ जी को कुचले जाने का वह डरावना दृश्य क्योकी के अपराध बोध और पछतावे को तार तार कर रहा था। एक दिन तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन अचानक यामाडा वहां आ गया। उसने अपने बेटी के कातिल क्योकी की जान बचा दी। यामाडा का लगातार उत्पीड़न, बाहर की दुनिया की घिनौनी बुराई और गंदी गालियां, ये सब मिलकर क्योकी को निराशा की उस अंतिम कगार पर धकेल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इस अंतहीन दर्द से केवल मौत ही मुक्ति दिला सकती है, और इसी सोच ने उसे एक भयानक कदम उठाने को मजबूर किया। लेकिन इत्तेफाक से सुपरमार्केट के एक कर्मचारी ने उसे सही समय पर ढूंढ लिया। उस कर्मचारी ने जैसे तैसे मौत की खाई में उतरते क्योकी को वापस खींच लिया। फिर एक और त्रासदी हुई। कार की महिला ड्राइवर गहरे अपराध बोध के तले दबकर यामाडा की कठोरता नहीं झेल पाई और आत्महत्या कर ली। उसके अंतिम संस्कार में यामाडा हैरान रह गया। महिला ड्राइवर की मां ने क्योकी की तरह माफी मांगने के बजाय खुद को इल्जाम दिया, ये सब मेरी खराब परवरिश की वजह से हुआ, मैं जिम्मेदारी उठाती रहूंगी। ये बात यामाडा के दिल को चीर गई। जिन सचों को उसने अनदेखा किया था वे अब भयानक पछतावे में बदल गए। धीरे धीरे मीडिया का ध्यान हटा और नेटिजन्स दूसरी गॉसिप की तरफ मुड़ गए। लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया वह गहरा था। क्योकी का सुपरमार्केट दिवालिया हो गया और वह सड़कों की मरम्मत करने वाला बन गया। एक दिन वे दोनों, क्योकी और यामाडा, इत्तेफाक से मिले। उनके बीच एक अजीब सी शांति थी जिसमें नफरत और सहानुभूति दोनों मिली हुई थी। तभी क्योकी की नज़र यामाडा के हैंडबैग पर लटकी गुड़िया पर पड़ी। वह गुड़िया जो हुआ जी के स्कूल बैग पर लटकी होती थी। क्योकी एक बार फिर पीला पड़ गया और बार बार मुझे माफ कर दो कहता रहा। यामाडा ने धीरे से अपनी बेटी की गुड़िया को छुआ। उसकी आंखें नम थीं। वह जानता था कि अब माफी का कोई मतलब नहीं है, न क्योकी के लिए, न उसके लिए, और न ही उस छोटी सी जान के लिए जो जा चुकी थी। यामाडा ने क्योकी की तरफ देखा और टूटती हुई आवाज में कहा, किंगमू, तुम नहीं जानते कि असली दर्द क्या है। असली दर्द ये नहीं है कि तुमने उसका पीछा किया या तुमने क्या खोया। असली दर्द तो ये है कि जब वह सुपरमार्केट में नेल पॉलिश चुन रही थी, जब उसे मेरे गुस्से भरे घर से दूर कहीं छोटी सी खुशी मिल रही थी, उस पल न तो तुम उसे चोर समझकर पकड़ते और न ही मैं इतना कठोर पिता होता कि वह डर कर भागती। यामाडा मुड़ा और अपनी बेटी की गुड़िया को सीने से लगाकर टूटी हुई सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। पीछे छोड़ गया क्योकी को, जो अब भी माफी मांगते हुए रो रहा था। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। मुझे पता है कि आप चुपचाप चले जाते हैं, पर जब देखती हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया गया तो ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत को किसी ने देखा ही नहीं। अगर आपको मेरी कहानी ज़रा सा भी दिल को छुई हो, या अगर मेरी आवाज़ आपके अकेलेपन को छू गई हो, तो प्लीज़ मुझे आज अकेला मत छोड़िए। मैं अकेली नहीं हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे ऐसी और कहानियाँ सुनाने की हिम्मत दीजिए। आपका साथ मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू।